अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिक विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिक विभिन्नताओं के कारणों का विवेचन कीजिए कि हम सब में जो हम एक दूसरे से अलग हैं उसके पीछे क्या कारण है वो हमको बताने हैं। फिर बहुत अच्छा पॉइंट पूछ रहा है, व्यक्तिक विभिन्नताओं को कक्षा कक्ष में कैसे समायोजित करेंगे? क्या लिखेंगे आप इसमें? सोच के देखिए एक सेकंड। व्यक्तिक विभिन्नताओं को कक्षा कक्ष में कैसे समायोजित करेंगे, ये पूछ रहा है कि जैसे आपके स्कूल में, आपकी क्लास में अलग अलग रुचि के, क्षमता के, योग्यता के, धर्म समूह, जाति के बच्चे आते हैं। अब आप उनको कैसे अपनी क्लास में एडजस्ट करेंगे सबको एक साथ, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन को समझिए भी। देखिए, पहले तो हम व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब समझ लेते हैं। सामान्य रूप से सभी व्यक्ति समान दिखाई देते हैं। भाई सब जैसे एक समान दिखाई दे रहे हैं, सबके 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 नाक लगी हुई है, 2 आंखें, है ना। व्यक्ति समान दिखाई देते हैं, किंतु उनका सूक्ष्म अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उनमें परस्पर कुछ अंतर जरूर है, थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखाई देता है। कोई भी 2 व्यक्ति शारीरिक बनावट, मानसिक योग्यता और व्यक्तित्व के गुणों आदि में समान नहीं दिखाई देते। सबकी शारीरिक बनावट एक नहीं होती, मानसिक योग्यता सबकी एक नहीं होती, व्यक्तित्व के गुणों आदि में समान वो दिखाई नहीं देते। इस प्रकार की भिन्नता में प्रकृति और वातावरण दोनों का हाथ होता है। ठीक है, प्रकृति और वातावरण दोनों का हाथ होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रकृति और वातावरण में क्या अंतर है? नेचर और एटमॉस्फेयर में क्या अंतर है? प्रकृति में हम बदलाव नहीं कर सकते, वातावरण को हम बदल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। एक ही माता पिता की संतान में शारीरिक बनावट, मानसिक शक्तियों, व्यवहार और शैक्षिक उपलब्धियों में बहुत भिन्नता दिखाई देती है। 2 सगे भाई हैं, एक पता लगा बुद्धिमान हो गया, प्रतिभाशाली है, दूसरा मूर्ख हो गया। ठीक है, एक बहुत होशियार है, दूसरा बेवकूफ है, एक ही बात है ना। तो बहुत भिन्नता दिखाई देती है। एक पता लगे खूब मोटा ताजा है, बढ़िया हेल्थ है उसकी, दूसरा पता लगे एकदम पता ही सूखा है ना, पतला है। अंतर दिखाई देता है। व्यक्तिगत भिन्नता का आधार वंशानुक्रम और वातावरण से प्राप्त गुण होते हैं। वंशानुक्रम का मतलब है, अगर जैसे बच्चा बढ़िया हेल्थ है उसकी, इसका मतलब उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन में कोई पेरेंट्स या जैसे दादाजी वगैरह कोई भी बढ़िया हेल्थ होगी उनकी, तो बच्चे की भी हेल्थ अच्छी है ना। इसका भी फर्क पड़ता है। एटमॉस्फेयर, वो किस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, इसका भी फर्क पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं जो कि उसे दूसरे से भिन्न व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती हैं। हमारी अपनी विशेषताएं अलग हैं, आपकी अपनी विशेषताएं अलग हैं, यही चीजें हम सबको अलग करती हैं एक दूसरे से। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ, ये तो समझ लो हम अवधारणा पढ़ रहे थे इसकी। ठीक है, इसका अर्थ देखिएगा। व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत भेद का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रूप में अलग होना, ठीक है, रंग में अलग होना, शारीरिक गठन में अलग होना, विशिष्ट योग्यताओं, उनकी बुद्धि, सबका रुचि, स्वभाव, उपलब्धियां, व्यक्तित्व के अन्य गुणों आदि में भिन्नता से है। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे सारे ही बच्चे एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, इसके बाल ऐसे लग रहे हैं, ये मलिंगा के परिवार का है ना। ये देखिए सभी एक दूसरे से डिफरेंस है। और यहाँ पे देखिएगा, इसमें कितना भी फिल्टर लगाएं लेकिन ये क्वालिटी नहीं दे पाएगा, है ना। कितना अंतर है दोनों के रंग में। इनका व्यवसाय अलग है, इनकी बुद्धि अलग है, इसकी बुद्धि अलग है। ठीक है, तो ये सब हम सब में अलग हो जाते हैं। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी दूसरे व्यक्ति से पूर्ण रूप से मिलता जुलता हो। एक परिवार में एक ही माता पिता के 2 पुत्र, जुड़वा भाई बहनों में भी बहुत अंतर देखने को मिल जाता है। व्यक्तिगत भेद के अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर वह एक विशेष व्यक्ति बन जाता है। स्किनर के अनुसार कहा गया है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, जेम्स ट्रेवर कहते हैं, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक और मानसिक गुणों के औसत से जितने भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ऐसा जेम्स ट्रेवर के अकॉर्डिंग कहा गया है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या होते हैं, क्यों ये व्यक्तिगत भिन्नता होती है, क्यों हम एक दूसरे से अलग हैं? देखिए, पहला कारण मैंने बताया वंशानुक्रम हो सकता है। फटाफट पढ़ते हैं, इसको ज्यादा समझना है ही नहीं।
व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण वंशानुक्रम है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है। आपके दादाजी की क्वालिटीज आपके पिताजी में आई, आपके पिताजी की क्वालिटीज आप में आई, आपकी क्वालिटीज आपके बच्चों में चली जाएंगी। यही तो वंशानुक्रम है, यही आनुवंशिकता है और इन्हीं कारण व्यक्ति में भिन्नता दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर भी समझ लेते हैं। अक्सर तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें मंद बुद्धि की होती है। लेकिन कभी कभी ये बात गलत साबित हो जाती है। होशियार माता पिता के बच्चे बेवकूफ निकल जाते हैं, बेवकूफ पेरेंट्स के बच्चे होशियार निकल जाते हैं। कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। वे मानसिक शक्तियों, स्वभाव और अन्य गुणों में एक दूसरे से कुछ कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। ये वंशानुक्रम के कारण ही होता है। वातावरण, व्यक्तिक भिन्नता का दूसरा कारण एटमॉस्फेयर होता है। वातावरण के अंतर्गत पारिवारिक, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी के अनुसार उसका शारीरिक, मानसिक विकास, रहन सहन, व्यवहार, आचार विचार आदि हो जाते हैं और इसीलिए वो एक दूसरे से भिन्न दिखाई देने लगता है। आयु और बुद्धि के बेस पे ये भी एक कारण होता है ना, व्यक्तिक भिन्नता का। बालक का शारीरिक विकास, मानसिक और संवेगात्मक विकास उसकी आयु के अकॉर्डिंग होता है। उसका शारीरिक विकास किस तरीके से हो रहा है ये डिपेंड करता है उसकी आयु कितनी है। मानसिक विकास कैसा हो रहा है डिपेंड करता है आयु कितनी है। संवेगात्मक विकास किस तरीके से हो रहा है डिपेंड करता है आयु कितनी है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर दिखाई देता है। बुद्धि को जन्मजात क्षमता माना जाता है, फिर भी इस क्षमता का विकास आयु और पर्यावरण से ही संबंधित है। एक कारण उसमें स्वास्थ्य भी है, जिसके कारण हम एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के कारण भी व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। कुछ लोग स्वस्थ, हष्टपुष्ट, कुछ साधारण दुर्बल होते हैं, इसलिए उनमें शारीरिक शक्ति और कार्यक्षमता में भी अलग अलग अंतर दिखाई देता है। शिक्षा एवं आर्थिक दशा का भी प्रभाव पड़ता है, इसके कारण भी हम एक दूसरे से अलग होते हैं। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और वह शिष्ट, गंभीर और विचारशील बनता है। शिक्षा ही उसे अशिक्षित और अपशिष्ट व्यक्ति से भिन्न बना देती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी शारीरिक, शैक्षिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। आगे बात करते हैं पृष्ठभूमि की। बालक के संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक विकास पर उसके परिवार और समाज का प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के भिन्न होने पर, अलग होने पर व्यक्तिगत भेद दिखाई देने लगता है। संवेगों का प्रभाव पड़ता है। संवेगों के कारण भी व्यक्ति में भिन्नता दिखाई देती है। विभिन्न संवेगों के कारण ही कोई व्यक्ति क्रोधी हो जाता है, कोई लड़ाकू हो जाता है, कोई कठोर हो जाता है ना, जबकि दूसरा व्यक्ति हंसमुख होता है, मृदुभाषी होता है, शांतप्रिय होता है, दो बातें कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता, दयालु होता है। इस प्रकार व्यक्तिक भिन्नता पर सांवेगिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ये कारण हम आपको बता रहे थे जिस कारण हम सब में व्यक्तिक भिन्नता होती है। अब हम समझते हैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था लास्ट में, व्यक्तिक भिन्नताओं के कक्ष में कैसे समायोजित करेंगे, यानी कि अगर अलग अलग बच्चे हैं, सभी सब में रुचि, क्षमता, योग्यता सबकी अलग है, तो उनको आप कैसे एडजस्ट करेंगे क्लास में। पहली बात तो कक्षा का सीमित आकार होना चाहिए। यदि शिक्षक व्यक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए छात्र केंद्रित शिक्षण व्यवस्था का चाहता है ना, वो चाहता है कि मैं छात्र को सेंटर में रख कर के टीचिंग करूं, तो कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि बच्चे दूर दूर बैठे हों, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे एक दूसरे के ऊपर बैठे हों। क्या होना चाहिए, आकार सीमित होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना होना चाहिए। इससे क्लास में समायोजन बना रहेगा, एडजस्टमेंट बना रहेगा। समूहीकरण या वर्गीकरण होना चाहिए। उचित शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को अलग अलग समूहीकरण या वर्गीकरण किया जाए। प्राचीन काल में जहां आयु के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था, वहीं आजकल बुद्धि के आधार पर समूहीकरण किया जा रहा है। बुद्धि के आधार का मतलब यह है कि जो प्रतिभाशाली बालक है उनको अलग कर दो, जो सामान्य बालक हैं उनको अलग कर दो, जो मंद बुद्धि बालक हैं उनको अलग कर दो। ठीक है, इस तरीके से हम बुद्धि के आधार पर सबको अलग कर सकते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम का निर्माण
कैसे किया जाना चाहिए। देखिए, तभी पाठ्यक्रम के निर्माण के बेस पर भी हम कक्षा में समायोजन बनाए रख सकते हैं। व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रख करके यदि पाठ्यक्रम का निर्माण बालक और बालिकाओं की रुचि को देखते हुए, उनके बौद्धिक स्तर की योग्यता को देखते हुए, एप्टीट्यूड यानी अभिवृत्ति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए तो पाठ्यक्रम में अनेक विषयों का समावेश किया जाए, है ना, और पाठ्यक्रम लचीला हो जाएगा। लचीला का मतलब यह है समय आने पर उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जाना भी संभव हो पाएगा। आगे बात करेंगे, शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान देना चाहिए। कक्षा में सभी छात्र शारीरिक दृष्टि से एक समान नहीं होते। कुछ छात्र क्या होते हैं, छोटे कद के होते हैं बेचारे, अगर पीछे बैठ जाए तो आगे का कुछ दिखेगा नहीं, टीचर को भी नहीं दिखेंगे कि कोई बैठा है। कुछ लंबे कद के होते हैं, दूर से दिखाई देते हैं, है ना, फील्ड में खड़े हो तो दिखाई देते हैं कि हाँ वहाँ कोई खड़ा है। कुछ छात्रों को कम दिखाई देता है, ये भी तो एक शारीरिक दोष है ना, तो कुछ छात्रों को कम सुनाई भी देता है। इस तरह की शारीरिक असमर्थताओं के प्रति पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे क्लास में क्या होगा, समायोजन बना रहेगा। जिस बच्चे को कम दिखाई दे रहा है आगे बैठा लो, सुनाई कम देता है आगे बैठा लिए, ये सब बातों को, है ना, और ऐसे बच्चों के लिए और भी हम व्यवस्था कर सकते हैं। उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन, उचित शिक्षण विधि के टीचिंग मेथड उचित लगाएं। एक ही टीचिंग मेथड के सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जा सकते। शिक्षक का दायित्व है कि छात्र की श्रेणी या योग्यता के आधार पर ही शिक्षण विधियों का चयन करें। तीव्र बुद्धि के छात्रों को पढ़ाने की विधि कम बुद्धि के छात्रों को पढ़ाने की विधि से अलग होनी चाहिए। बालकों में विशेष रुचियों का विकास होना चाहिए। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि बालकों की विशेष रुचियों का ज्ञान प्राप्त करके उनका अधिकतम विकास करने का सतत प्रयास किया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब पूछ रहा था कि व्यक्तिक भिन्नताओं को हम कक्षा में कैसे समायोजित कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता आपने समझ ली बहुत अच्छे तरीके से।